राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विजयगढ़ राज्य के राजा का नाम अभय प्रताप था। रुद्र प्रताप उनका इकलौता पुत्र था। रुद्र प्रताप अत्यंत गुणवान, रूपवान, बलिष्ठ और साहसी और बहुत ही दयालु था। ऐसा कौन सा गुण था जो उस राजकुमार में नहीं था। घोड़े पर सवार होकर जब राजकुमार अपने नगर में निकलता तो प्रजा दर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती थी। जब भी वह किसी ज़रूरतमंद को देखता तो किसी को अपने मोतियों की माला दे देता तो किसी को अपनी अंगूठी, किसी को सहायता करने का वचन देता तो किसी को वह मदद करता किसी न किसी रूप में। प्रजा की तो वह आंखों का तारा था। तीर अंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध विद्या में वह पारंगत हो चुका था। सब कुछ बहुत अच्छा और सही चल रहा था कि उसे राजकुमार को अचानक से अजीबोगरीब सपने आने लगे। जब वह सोता तो उसे सपने आने तुरंत शुरू हो जाते। धुंधले से चित्र उसकी आंखों के सामने उभरते और साफ होते चले जाते। एक दौड़ता हुआ घोड़ा सपने में उसे दिखाई देता जिसे वह रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता, पर वह घोड़ा रुक ही नहीं रहा है। एक अत्यंत सुंदर रूप सी युवती का चेहरा उसके सामने उभरता और वह देखने लगता। वह युवती वरमाला हाथों में थामे हुए उसके गले में डालने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में देखकर वह मुस्कुरा रही है। चौंक कर रुद्र प्रताप की जो नींद खुल जाती, लेकिन लगता कि अभी भी वह उन्हीं जंगलों में भटक रहा है, पर वह तो अपने महल में ही होता था। राज ज्योतिषी ने जब राजकुमार की कुंडली और ग्रह नक्षत्रों को देखा तो बताया, महारानी, आपका पुत्र ऐसा अद्भुत बड़ा काम करेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। उसके लिए बड़ी बड़ी विपत्तियों में पड़ेगा यह राजकुमार। आगे क्या होगा यह तो ईश्वर ही जानता है, पर जो मोटे तौर पर अनुमान में लगा सकता हूँ वह मैंने आपको बता दिया। जरूर ये सपने इसी बात का संकेत हैं जो राजकुमार को दिखाई देते हैं, क्योंकि राजकुमार को जो सपने दिखाई देते थे उन सपनों का जिक्र उसने अपनी माता रानी साहिबा से किया। तो रानी साहिबा ने ज्योतिषाचार्य को बुलाया और उसकी कुंडली दिखाई। राज ज्योतिषी की ऐसी गूढ़ और स्पष्ट व गोलमोल बातें सुनकर रानी घबरा गई। रुद्र प्रताप उनका एकमात्र पुत्र था और उस पर पता नहीं कैसी विपत्तियां आने वाली थीं। रानी ने कहा, रुद्र प्रताप, तुम अपने पिता महाराज के साथ में बैठा करो, जिससे तुम राजकाज के काम भी सीख जाओगे और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। रुद्र प्रताप ने अपनी माँ की बात मानकर राजा के साथ दरबार में बैठने लगा। वास्तव में उसका वहाँ मन भी लगने लगा था। रोज फैसला और न्याय के लिए मामले आते जिन्हें वह समझता और उन मामलों में खूब दिलचस्पी लेता था। रोज की तरह दरबार लगा हुआ था। एक अद्भुत सा मामला आया दरबार में। लड़ाई झगड़े का मामला था। वह भी उसमें बहुत दिलचस्पी लेने लगा। राजकुमार ने बड़े ध्यान से उस मामले को सुना। तभी शोरगुल की आवाज़ सुनकर उसने इधर उधर देखा कि पहरेदार एक आदमी से उलझ रहे थे। राजकुमार ने पहरेदारों से कहा कि आने दो, उसे आने दो। अनुमति मिलने पर एक आदमी ने दरबार में प्रवेश किया। वह घोड़ों का सौदागर था। उसने राजा से विनती की, महाराज, मैं अरब देश से आया हूँ। आपके लिए उत्तम नस्ल के घोड़े लाया हूँ। आप एक बार देख लीजिए। आपको जो भी पसंद आए वह घोड़ा ले लीजिए। राजकुमार की निगाह उन घोड़ों में से एक घोड़े पर ठहर गई और वह बुरी तरह से चौंक गया। इसी घोड़े पर तो वह अपने सपने में बैठकर जंगल में जाता था। वह एकटक घोड़े को देखे जा रहा था। राजा ने रुद्र प्रताप को घोड़े में इतनी दिलचस्पी लेते हुए देखकर कहा, बेटा राजकुमार रुद्र प्रताप, पसंद करो कोई घोड़ा। रुद्र प्रताप उठकर खड़ा हुआ
और उसने उसी घोड़े की पीठ पर हाथ रख दिया जो उसे सपने में दिखाई देता था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, बताइए इस घोड़े की क्या खासियत है सौदागर साहब, इसकी चाल ढाल कैसी है। तब उस सौदागर ने कहा, राजकुमार यह घोड़ा नया है, अनजाना है, अभी इसको खरीद कर लाया हूँ, इसलिए यह अभी सधा हुआ नहीं है, तो मैं इसकी चाल के बारे में आपको कैसे बता सकता हूँ। तब राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो यही घोड़ा पसंद है, मैं स्वयं इसकी चाल ढाल के बारे में जान लूँगा और उस पर बैठने का वह कोशिश करने लगा। व्यापारी ने कहा, राजकुमार यह नया बेढब घोड़ा है, इस पर मत बैठिए। लेकिन राजा और व्यापारी के मना करते करते भी तब तक राजकुमार उस पर घोड़े पर बैठ चुका था। उसके बैठते ही घोड़ा बड़ी तेजी से भाग निकला। रुद्र प्रताप उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा था, चाहे जैसा भी घोड़ा हो वह उसे काबू में कर लेता था। घोड़ा जिस तेजी से राजकुमार को लेकर भागा, उसे देखकर राजा घबरा गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी जल्दी से पीछे पीछे राजकुमार के पीछे सैनिकों को भेजिए। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। सैनिकों की एक टुकड़ी राजकुमार के पीछे दौड़ पड़ी। उस टुकड़ी की अगुवाई मंत्री करमवीर का बेटा केसरी कर रहा था। कौन जानता था कि केसरी और उसके बाप मंत्री के मन में कोई षड्यंत्र चल रहा था जो कि अत्यंत खतरनाक और घातक था। दरअसल मंत्री करमवीर हमेशा राजा बनने के ख्वाब देखता रहता था, लेकिन राजा के होते हुए यह संभव नहीं था। वह सदैव इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि कब उसे मौका मिले और वह राजा की हत्या कर दे। आज कुटिल मंत्री के होठों पर मुस्कान आई जब उसने देखा कि वह बिगड़ैल घोड़ा राजकुमार को लेकर उड़नछू हो गया है। मंत्री ने सोचा, आज वह जरूर उसे मौका मिल जाएगा जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। घोड़ा पता नहीं राजकुमार को कहाँ लेकर गया होगा, क्या हुआ होगा। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा तो बिना मौत ही मर जाएगा। अब मंत्री को अपने षड्यंत्र के जो फलने की, पूरा होने की कुछ कुछ उम्मीद बंधने लगी। घोड़ा आंधी तूफान की तरह दौड़ता हुआ भागा जा रहा था। रुद्र प्रताप ने उस पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह घोड़े को रोक नहीं पाया। अब उसने भी अपने आप को घोड़े की इच्छा के हवाले कर दिया, और कर भी क्या सकता था। निरंतर तेजी से भागते हुए घोड़े को पूरा दिन बीत चुका था। शाम होने वाली थी और एक जगह घोड़े ने घने जंगल में प्रवेश किया और जंगल राज्य की सीमा से शुरू होता था। धीरे धीरे घोड़ा जंगल में बहुत दूर तक पहुंच गया। जंगल का दृश्य देखकर राजकुमार चौंक पड़ा। उसे याद आया, अरे यही दृश्य तो मैं सपने में देखता हूँ। घोड़ा एकाएक अपने आप रुक गया। रुद्र प्रताप घोड़े से उतरा। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त भागने में तो तुम बहुत तेज हो, चाल भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, मगर जिद्दी बहुत मालूम लगते हो, करते तो अपने मन की ही हो। घोड़ा भी थक चुका था। उसे छोड़कर रुद्र प्रताप चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाने लगा, क्योंकि वह भी थक चुका था। दूसरे उसे भूख भी बहुत लगी थी। प्यास के कारण वह निढाल हो रहा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक तालाब मिल गया। उसने पहले तालाब में हाथ मुंह धोया और पानी पिया, फिर आसपास निगाह दौड़ाई कि कोई फल वाला वृक्ष हो तो वह कुछ खाने को फल तोड़ ले। तभी वह इधर उधर देख रहा था कि अचानक एक बहुत तेज बदबू का भभका आया। रुद्र प्रताप चौंक पड़ा। वह इस बदबू को अच्छी तरह से जानता था। यह वनराज शेर के आने की पूर्व सूचना है। तभी उस जंगल को कपकपाती आवाज़ जो सुनाई दी, जो एक शेर की गर्जना थी, जिससे सारा जंगल कांप उठा। चिड़ियों की चहचहाट अचानक से कोलाहल में बदल गई। कई चिड़िया पेड़ों से उड़कर आसपास चक्कर काटने लगी। हिरणों के झुंड तेजी से दौड़ते हुए रुद्र प्रताप की आंखों के सामने से निकलने लगे। सब कुछ इतनी
जल्दी हुआ कि एकदम अचानक से हुआ और इतनी तेजी के साथ घटित हुआ कि रुद्र प्रताप को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। उसकी छठी इंद्री ने उसे आगाह किया कि खतरा है, शेर कहीं आसपास ही है। शेर कहीं आसपास नहीं था, बल्कि वह तो ठीक रुद्र प्रताप के पीछे जो झाड़ी थी उसी में आ चुका था। झाड़ी के ऊपर चिड़िया का झुंड बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था। चहचहाकर चिड़िया कोलाहल कर रही थी। यह निशानी थी कि शेर राजकुमार के पीछे है। जल्दी से जंगल को थर्राती हुई एक दहाड़ गूंजी। रुद्र प्रताप घबरा गया। अब क्या करे वह, क्योंकि वह तो निहत्था दरबार में बैठा हुआ था। केवल एक कटार उसके पास थी जो हर समय उसके पास रहती थी, लेकिन उससे शेर का मुकाबला कैसे हो सकता था। जब वह घोड़े पर बैठा था तो उसे क्या मालूम था कि वह यहाँ आकर रुकेगा। बिजली की तरह उसके दिमाग में विचार क्रोंधा कि वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाए। वह पेड़ पर चढ़ने के लिए भागा कि उसकी आंखें चौकन्नी थी। वह सोच रहा था कि अगर वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो उससे पहले ही शेर उस पर हमला कर देगा। इसलिए वह बेहद चौकन्ना होकर अपनी आंखों से इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी देख रहा था। और वास्तव में वह पेड़ के पास पहुंच ही पाया कि तभी शेर ने उस पर छलांग लगा दी। मगर वह पहले से ही सावधान था। वह एक तरफ को झुककर उसके वार को बचा गया। अब जान बचाने का एकमात्र उपाय ही राजकुमार के पास था। कैसे भी हो अपना बचाव किया जाए या फिर सीधा शेर से लड़ा जाए। शेर ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। वह आगे जाकर गिरा और फुर्ती से घूमा। अब बचने का कोई उपाय नहीं था। रुद्र प्रताप मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या करो, करना क्या था, करो या मरो। अब तो सीधे मुकाबला करने की बात थी। बड़ी फुर्ती से शेर ने उस पर दोबारा से हमला किया, लेकिन वह रुद्र प्रताप तक नहीं पहुंच पाया। आश्चर्य से रुद्र प्रताप ने देखा कि अचानक दौड़ता हुआ वही घोड़ा आया और अब वह शेर के सामने था। एक साथ दो घटनाएं हुईं। एक तो घोड़ा जो अपने दोनों टापों से शेर पर उसने अपनी दोनों टापों को जड़ दिया। शेर ने घोड़े को घायल कर दिया। शेर ने फिर से छलांग लगाई और वह हवा में उछला। इससे पहले कि वह हमला कर पाता वह पीछे को गिर गया। राजकुमार ने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक ही क्या हो गया। लेकिन वह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि शेर के मुंह में तो दो तीर धंसे हुए थे। अत्यंत जहरीले तीरों का घातक विष शेर के शरीर में जो समा गया और वह वहीं गिरकर तड़प कर शांत हो गया। ठीक ही तो है। आवाज़ सुनकर राजकुमार ने घूमकर देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमार के सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी हुई थी। गोरा रंग था, घुंघराले काले बाल थे। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। इस समय वह किसी युवक की भांति शिकारियों की वेशभूषा में थी। रुद्र ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। यही तो चेहरा उसके सपने में आता रहा है। वह तो उसे जाने कब से जानता है। जंगल में शाम होने को आई अंधकार फैलने लगा। उसे उस सुंदरी की उपस्थिति में एक अत्यंत अद्भुत माया नगरी का जो लग रहा था कि ये कोई माया नगरी है, रुद्र के जो दिल से आंदोलित कर रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था। उस युवती के प्रति रुद्र के मन में एक अनजाना सा मोह भरता जा रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं मैं फिर किसी परिचित स्वप्न नगरी में तो नहीं घूम रहा हूँ, पर नहीं, वह सपना नहीं देख रहा। फिर आवाज़ फिर से जल तरंग की बज उठी। उस लड़की ने बोला, आप ठीक तो हैं ना? रुद्र प्रताप तो जैसे सम्मोहित सी अवस्था में बोला, हाँ ठीक हूँ, चलिए आप हमारे साथ चलिए। मेरा नाम चित्रा है, चित्रलेखा नाम है, पर बाबा मुझे चित्रा ही कहते हैं। जैसे रुद्र की डोर उसी के हाथों में थी, वह चल दिया। वह तो एक सम्मोहित सा हो गया और उसके पीछे पीछे रुद्र अपने घायल घोड़े की रास थामे हुए चला जा रहा था। वह कहती जा रही थी, मैंने अपनी कुटिया के सामने से आपको घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा था।
फिर शेर की दहाड़ सुनकर मैं जान गई जरूर आप पर हमला हुआ होगा। मुझे यहाँ की एक एक बात पता चलती रहती है। और यह शेरू तो वैसे भी दुष्ट था। रुद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह शेर का नाम ऐसे ले रही थी जैसे कोई जीता जागता इंसान हो। आपका नाम क्या है? इतनी देर बाद उसे नाम की याद आई थी। तब राजकुमार ने कहा, मेरा नाम रुद्र प्रताप है। मैं विजयगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ और इस बिगड़ैल घोड़े की वजह से मेरा यह हाल हुआ है। पूरे दिन से तो मैं वैसे भी थका हुआ था और ऊपर से अब शेर का भोजन बनने जा रहा था। वह तो भला हुआ कि आपने देख लिया, नहीं तो आज मैं और यह मेरा घोड़ा दोनों ही ऊपर चले गए होते। चित्रा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया। ओह चलो कोई बात नहीं। बातों बातों में उसके बाबा की कुटिया आ गई। बाबा बाबा चित्रा ने पुकारा। अंदर से एक ऋषि निकल कर आए। उसे देखते ही उन्होंने अपना क्रोध जाहिर किया और कहने लगे, चित्रा बेटी तू फिर अपना धनुष तीर का खेल लेकर बैठी है। चित्रा ने कहा, नहीं बाबा, देखो यह कौन है, मैंने इसको शेरू से बचाया है। बाबा कहने लगे, क्या कहा शेरू से? तू क्या करके आई है? हमेशा अपना जीवन खतरे में डालती रहती है। चित्रा ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। वह कुटी के अंदर चली गई। जब राजकुमार ने ऋषि को अभिवादन किया और अपना परिचय दिया, ऋषि रुद्र का परिचय जानकर बहुत ही प्रसन्न हुए। ऐसा लगा जैसे अचानक उन्हें किसी बात की खुशी मिली हो। उन्होंने आवाज़ लगाकर चित्रा से कहा, बेटी इनके खाने पीने का इंतजाम करो और स्वयं रुद्र के घोड़े के उपचार के लिए वहीं से कुछ औषधियों की पत्तियां तोड़कर लाए और उन पत्तियों को पीसकर घोड़े के जख्म जो हो गया था उस पर लगा दिया। रुद्र प्रताप और ऋषि की बातचीत होने लगी। राजकुमार ने कहा, ऋषिवर मैं बहुत हैरान हूँ कि संत महात्मा तो पूजा पाठ और तपस्या करते हैं, यह धनुर्विद्या आपने इन्हें कब और कैसे सिखाई? इतनी निडरता और शेरों से मुकाबला कर लेने की बहादुरी यह संत महात्माओं के रक्त में तो नहीं होती, कृपया मुझे बताइए। अब ऋषि जी कहने लगे, राजकुमार नहीं, यह मेरी कन्या नहीं है। एक दिन की बात है, ऋषि ने राजकुमार को बताना शुरू किया और उनकी आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ती चली गईं और वे अतीत के उन पन्नों को खोलने लगे। एक दिन की बात है, गंधर्वराज की कन्या चित्रलेखा अपने महल के छज्जे पर खड़ी हुई आकाश में इधर उधर अटखेलियाँ कर रही बादलों की शोभा को निहार रही थी। उसके समीप ही उसकी सखियाँ भी खड़ी हुई थीं। बड़ा ही मनोरम वातावरण था। सखियाँ आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं। तभी उधर से उड़ता हुआ एक गंधर्व निकला। उसने राजकुमारी चित्रलेखा को देखा तो उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और वह दुष्टता का भाव मन में भरे हुए उधर से उड़ते हुए राजकुमारी चित्रलेखा का धोखे से हरण करके ले जाने लगा। यूँ तो चित्रलेखा भी बहुत वीर और साहसी है, तुम तो देखते हो ना, तुमने तो देख ही लिया है कि धनुर्विद्या में कितनी पारंगत है और भी कई कलाएं उसे आती हैं। लेकिन अचानक हुए आक्रमण से वह कुछ समझ नहीं पाई और उसकी सखियां और वह अपने को उस गंधर्व के चंगुल में फंसा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उनके इस करुण रुदन को सुनकर उसके पिता गंधर्वराज दौड़ते हुए आए और उन्होंने जब अपने प्राणों से प्रिय पुत्री का यह हाल देखा तो वे गुस्से में लाल हो उठे। उन्होंने तुरंत उस गंधर्व का पीछा किया। महाबली गंधर्वराज ने राज के पराक्रम को कौन नहीं जानता, उस गंधर्व की उनके सामने क्या औकात थी। जब उसने गंधर्वराज को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह बुरी तरह से घबरा उठा और वह इसे मेरे आश्रम के सामने छोड़कर भाग गया। तभी से पीछा करते करते गंधर्वराज भी यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरे आश्रम में चित्रलेखा को देखा तो कहा, ऋषिवर मैं उस दुष्ट गंधर्व को सबक सिखाने जा रहा हूँ। मैं जब तक उससे प्रतिशोध नहीं ले लूँगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप मेरी इस बेटी का ध्यान रखिएगा। अगर मैं न लौटा
अगर मैं नहीं आया लौट के तो समझ लीजिएगा कि मैं मारा गया। तब आप मेरी बेटी का विवाह कर दीजिएगा। हाँ, अगर मैं एक शर्त मेरी ध्यान रहे, आप जिससे भी मेरी बेटी का विवाह करेंगे उससे यह जरूर पूछ लेना कि उसे परकाया प्रवेश की विद्या वह जानता है या नहीं। ऋषि जी ने आगे कहा कि गंधर्वराज ने कहा था मेरी बेटी का उसी से विवाह करना जो परकाया प्रवेश की विद्या जानता हो। परकाया प्रवेश यह कौन सी चीज़ है? राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा। परकाया प्रवेश वह विद्या है जिसमें योग शक्ति का विकास अपने चरम पर होता है और वह व्यक्ति अपना शरीर छोड़कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है, पर जीवित व्यक्ति के शरीर में नहीं। वह केवल मृत व्यक्ति के शरीर में ही प्रवेश कर सकता है। यह विद्या गंधर्वों को आती है, पर मनुष्यों को इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी प्राण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती है। मनुष्यों को इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा, और तब जब कोई इसे सिखाने वाला मिल जाएगा तभी सीख पाएगा। रुद्र ने सब बातें बड़े ही गौर से सुनी। सारी बातें सुनने के बाद उसने ऋषि से कहा, ऋषिवर, राजकुमारी चित्रा से विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऋषि जी ने जब यह सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसी सांस ली कि जैसे उनके सिर से कोई बड़ा सा बोझ उतर गया हो। लेकिन राजकुमार, आप तो परकाया प्रवेश की विद्या नहीं जानते, ऋषि ने कहा। तो राजकुमार ने कहा, ऋषिवर, हम सूर्यवंशी हैं और हम अपनी जान पर खेलकर भी अपने वचन का मान रखते हैं। मैं राजकुमारी चित्रा से विवाह कर लूँगा, लेकिन उसे तब तक स्पर्श नहीं करूँगा जब तक मैं परकाया प्रवेश की विद्या नहीं सीख लेता। मैं उसे एक अलग ही महल में रखूँगा और अपने महल में भी उसे नहीं ले जाऊँगा। ऋषि ने कहा, आपसे बढ़कर योग्य पात्र मुझे कौन मिलेगा? आज तक मैं इंतजार करता रहा, मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। ऐसे तो यह बेचारी कन्या आजीवन कुंवारी ही रहेगी। इसलिए मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ और मैं इस विवाह की अनुमति देता हूँ। अब राजकुमार ने बड़ी खुशी से ऋषि का आशीर्वाद लिया। तब तक चित्रा ने भोजन का प्रबंध कर दिया था। रुद्र प्रताप के सामने उसने भोजन परोसा। अब रुद्र प्रताप उसके बदले हुए रूप को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था। अब वह एक नए अद्भुत रूप में थी। उसने भी अपने विवाह की सारी बातें सुन ली थी और वह रुद्र प्रताप के सामने बड़ी ही जो सरलज मुद्रा में आई, थोड़ी शर्मा रही थी, जिससे कि वह और भी सुंदर लग रही थी। ऋषि ने अपने प्रतिवेशी ऋषि पत्नियों और कन्याओं को निमंत्रित किया। विवाह की वेदी बनाई गई। सबकी मदद से छोटे से समारोह का आयोजन किया गया। चित्रा का फूलों से श्रृंगार कर दिया गया। सभी जन इकट्ठे होकर इस अद्भुत विवाह की साक्षी बन गए। चित्रा वरमाला हाथ में लिए खड़ी थी और राजकुमार रुद्र के गले में डालने जा रही थी। वह अद्भुत दृश्य रुद्र की आंखों के सामने ठहर सा गया। यही वह दृश्य था जिसे वह सपने में देखता था। राजकुमार को ऐसा लग रहा था जैसे अभी वह जाग जाएगा और वह सपना टूट जाएगा, क्योंकि वह हमेशा इस सपने को देखता था तो उसकी आंखें खुल जाती थी। और रुद्र को ऐसा लगा कि वह सपना टूटे ना और वह देखता रहे, जागे ही ना। वह इस पल को और जीना चाहता था। बस वह चित्रा को देखे जा रहा था, लेकिन सपने में यहीं तक आने वाला दृश्य अब नहीं रुका, क्योंकि सपने में तो वह यहीं तक देखता था, लेकिन ये तो हकीकत थी। चित्रा ने वरमाला राजकुमार के गले में डाल दी। फिर सप्तवेदी की रस्म हुई। राजकुमार रुद्र और चित्रा के साथ फेरे पूरे हो चुके थे और वे पति पत्नी बन चुके थे। उसी समय उनको ढूंढते हुए सैनिकों की टुकड़ी भी आ पहुंची। षड्यंत्रकारी मंत्री का पुत्र केसरी ने जब यह दृश्य देखा तो वह बड़ा आश्चर्यचकित रह गया, और जैसे ही उसने राजकुमारी चित्रा को देखा तो वह तो ठगा सा रह गया। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा मनमोहक रूप उसने अभी तक नहीं देखा था। वह हैरान रह गया। पहली ही दृष्टि में वह उस पर लट्टू हो उठा। वह मन ही मन में प्रतिज्ञा कर उठा कि जैसे भी हो इस रूपसी को तो मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा। लेकिन वह बड़े ही विनम्र स्वर में बोला,
ओ राजकुमार, आपको ढूंढते ढूंढते तो हम दुखी हो गए, और यहाँ तो जंगल में मंगल हो रहा है, राजकुमार का विवाह हो रहा है और हम लोग भी सही अवसर पर आ पहुँचे हैं। सभी आश्रमवासियों और ऋषियों ने अश्रुपूर्ति नयनों से चित्रा को विदाई दी। चित्रा को विदा करके उसके पीछे पीछे दूर तक छोटे छोटे हिरण के छोटे छोटे बच्चे, मयूरगण, जो जंगली जीव जंतु थे, पशु पक्षी आए, सभी रो रहे थे। रुद्र प्रताप ने चित्रा को अपने उसी घोड़े पर बैठा कर रखा था और उसके पीछे पीछे केसरी व सैनिकों की टुकड़ी चली जा रही थी। महल में खबर पहुंच चुकी थी। रानी हाथ में थाल सजाए हुए द्वार पर आई और उनका स्वागत करने लगी। राजकुमार के विवाह का समाचार पूरे राज्य में फैल गया। सभी नगरवासियों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अपनी माँ महारानी के साथ कुछ मशवरा करने महल के अंदर चला गया। उसने राजकुमारी को बगीचे वाले महल में ठहराया था। यह देखकर केसरी बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा जरूर कोई बात है। उसने राजकुमार से पूछा तो राजकुमार रुद्र प्रताप ने सब कुछ सच सच बता दिया। पर काया विद्या वाला कारण सुनकर केसरी की आंखें चमक उठी। उसने तो मन में सोच लिया कि जब यह ही शर्त है जिसे परकाया प्रवेश की विद्या आती होगी, वही उसी से विवाह होगा। तो जैसे ही रुद्र परकाया प्रवेश की विद्या सीखेगा, वैसे ही मैं भी सीख लूँगा। राजकुमार रुद्र निश्चल मन का था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ रहने वाला मंत्री पुत्र केसरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है या उसका कुछ अहित करना चाहता है। इसी कारण केसरी जो भी बात उससे पूछता, वह उसे राजकुमार सही सही बता देता। रुद्र ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया, माँ, इसी को मैं सपने में देखता था और यही दृश्य देखता था। महारानी यह देखकर खुश हुई कि जो सपना वह देखता था उसकी परिणति बहुत ही सुखद रूप में हुई और राजकुमार भी ठीक है और सही सलामत है। शाम का समय था। मंद पवन गर्मी के मौसम को सुखद बना रही थी। बगीचे में श्वेत संगमरमर के भव्य महल में चित्रा झरोके में बैठी हुई थी। बगीचे के रंग बिरंगे पुष्पों को देखकर आनंद की अनुभूति कर रही थी। हल्की हवा के साथ वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध के जो झोंके उसके मन को बहका रहे थे और वातावरण बहुत ही सुगंधित बना रहे थे। चित्रा अपने मन में रुद्र को याद कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि यह कैसा विधान है जो वह इस एकांत महल में पड़ी हुई है और यह कैसा विवाह है जो उसे रुद्र से मिलने के लिए रोक रहा। उसी समय राजकुमार रुद्र ने वहाँ प्रवेश किया। चित्रा रुद्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो उठी और उसने उठकर शहर से रुद्र का स्वागत किया। राजकुमार ने पूछा, राजकुमारी, आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? चित्रा ने लजाती हुई मुस्कान के साथ कहा, नहीं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यह जो इतनी कठिन शर्त है वह पूरी होने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। तो क्या इसकी परिणति क्या होगी? क्या हम आजीवन एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे? क्यों ना यह शर्त हम हटा दें? चलो, मैं ही हटा देती हूँ और आप इसके विषय में चिंतित ना हो और आप अब इस शर्त से मुक्त हैं। यह सुनकर राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? यह तो तुम्हारे पिताजी की शर्त थी, तो उनकी बात का अनादर कैसे हो सकता है? दूसरी बात, हम क्षत्रिय लोग हैं, अपने वचन का पालन करना जानते हैं। जब मैंने वचन दे दिया तो उसके पूर्ण करके ही मैं छोड़ूंगा। और यह क्या बोलती हो कि एकाकी जीवन बिताना होगा? यह विधान तो ईश्वर ने ही रचा था, नहीं तो हमें ऐसे सपने क्यों आते? हमें तो मिलना ही था, नहीं तो तुम हम तक कैसे पहुंचती? इसलिए किसी बात का दुख मत करो। यह सुनकर चित्रा ने ठंडी सांस ली और बोली, ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। एक बात और कहना चाहती हूँ राजकुमार। राजकुमार ने कहा, कहिए। आपका यह मंत्री पुत्र केसरी मुझे अच्छा व्यक्ति नहीं मालूम होता। इसकी आंखों में एक जो वासनायुक्त चमक दिखाई देती है। मेरे प्रति उसकी दृष्टि अच्छी नहीं लग रही मुझे। रुद्र हंसकर बोला, राजकुमारी,
अत्यधिक चिंता के कारण तुम ऐसा सोच रही हो। वह तो हमेशा मेरे साथ रहता है, बचपन से ही मैं उसको देख रहा हूँ। वह ऐसा वैसा नहीं है। रुद्र ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद रुद्र ने उसकी सेवा में दासियों को तैनात कर दिया और महल की पहरेदारी की अच्छी से व्यवस्था करके वहाँ से अपने महल में चला गया। दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। आज दरबार में यही मंत्रणा हो रही थी कि राजकुमार का विवाह हो गया है, उसके साथ जो शर्त लगी है उसके विषय में क्या क्या किया जाए। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर बताइए इसका निदान कैसे हो सकता है? ऐसे हम इस विद्या को सिखाने वाले हमें कहाँ मिलेंगे और उसे ढूंढिए। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे एक योजना सही लग रही है। आप यात्रियों के ठहरने के लिए अच्छे अच्छे यात्री गृह बनवा दीजिए। वहाँ दूसरे देशों के व्यापारीगण यात्रीगण आएंगे। जब नए नए लोग आएंगे तो उनसे नई नई जानकारियाँ मिलेगी, तो उनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि अपने नगर में तो वही लोग हैं, उन्हें कहाँ तक पता लगा सकता है, दूसरे नगर के लोगों से हमें पता लग सकता है। राजा को मंत्री की युक्ति बहुत ही पसंद आई। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि नगर में उचित स्थानों पर अच्छे अच्छे यात्री गृहों का निर्माण किया जाए। जोर शोर से काम होने लगा। थोड़े ही दिनों में यात्री गृह बनकर तैयार हो गए। अब दूर दूर देशों के यात्री, आने जाने वाले यात्री आते रुकते और मंत्री और राजकुमार रोज ही उन स्थानों पर जाकर देखते और उनसे पता लगाते। हर यात्री से पूछते, उनसे परिचय करते। ऐसे ही एक दिन एक यात्री ने रुद्र की मुलाकात हुई। वह आकर उसी सराय में ठहरा था, तो राजकुमार से उसकी जब मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वह कई दिनों की यात्रा करके हिमालय प्रदेश से इधर आया है और रेशमी कपड़ों का व्यापार करता है। बातों बातों में उस व्यापारी ने बताया कि कोई ऐसा देश नहीं जहां उसने घूमा नहीं हो और कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो उसकी नज़रों से गुजरी हैं। ऐसे कौन सी आश्चर्य हैं जो उसने नहीं देखे हों। तब राजकुमार ने कहा, क्या तुमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो परकाया प्रवेश जानता हो? व्यापारी जरा भी आश्चर्यचकित और विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ राजकुमार, मैं जानता हूँ। और उसने स्पष्ट उत्तर दिया। सुनकर रुद्र खुशी से उछल पड़ा। उसने बड़ी अधीरता से पूछा, कौन है, बताइए हमें। व्यापारी ने कहा, उस विद्या को जानने वाले एक तपस्वी हैं। उसकी उम्र का तो सही पता नहीं है। शायद वह 100 बरस के भी हो सकते हैं या उससे कम या ज़्यादा के भी हो सकते हैं। हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में एक कंदरा में वे रहते हैं। आपको उनका पता लगाना होगा। उस स्थान का पता तो मैं बता सकता हूँ। मैंने उनके तपस्या बल के बारे में काफ़ी सुना था और एक बार मैंने उनके दर्शन भी किए थे, लेकिन इतनी आसानी से उनके दर्शन होते नहीं हैं। राजकुमार रुद्र ने उससे आसपास की सारी स्थिति का जो जायजा लिया और पूछ लिया और प्रसन्न मन से अपने घर आ गया। महल में आकर उसने यह जानकारी अपनी माता और महाराज को दी। वे लोग भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन महारानी चिंतित हो उठी, अपने इकलौते पुत्र को वह कैसे भेज दे। लेकिन राजा ने उसे आश्वस्त किया और राजकुमार रुद्र के जाने की तैयारियां होने लगीं। केसरी को जैसे ही पता चला कि रुद्र को परकाया प्रवेश सिखाने वाले का पता लग गया है, तो वह बेचैन हो उठा। वह तुरंत ही रुद्र के पास आया और कहा कि राजकुमार, मैंने सुना है परकाया प्रवेश की विद्या जानने वाले व्यक्ति का पता चल गया है। राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं अब वही सीखने जा रहा हूँ। तब केसरी बोला, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। रुद्र ने कहा, तुम जाकर क्या करोगे? तब मंत्री का पुत्र केसरी कहने लगा, आज तक मैंने कभी आपको विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा मैं आपके साथ रहा हूँ और वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल निर्जन स्थान है। कोई विपत्ति आ सकती है तो एक से भले 2 रहेंगे। ऐसा कहकर वह रुका नहीं और सीधे महारानी के पास पहुँचा और वहाँ जाकर कहने लगा, महारानी जी, आप ही बताइए, युवराज अकेले जा रहे हैं,
अगर वहाँ कोई मुसीबत आ गई या कोई विपत्ति आ पड़ी तो मैं इनके साथ होऊंगा, तो एक से भले दो रहेंगे, दोनों उसका मुकाबला अच्छे से कर सकेंगे। मैं उनकी रक्षा करूंगा। अगर कोई विपत्ति आई तो मैं अपने प्राण देकर भी राजकुमार की रक्षा करूंगा। महारानी ने कहा, ऐसा ही हो। उन्होंने रुद्र को आदेश दे दिया, बेटा केसरी को तुम साथ जरूर लेकर जाओ। जब आज्ञा मिल गई तो फिर रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। जाने की पूरी तैयारियां हो गई। रुद्र चित्रा से विदा लेने आया। उसने चित्रा को बताया, परकाया प्रवेश की विद्या सिखाने वाले का पता चल गया है। अब मैं सीखने जा रहा हूँ और मेरे साथ केसरी भी जा रहा है। चित्रा ने बड़ी शंका हो रही थी चित्रा को। उसने कहा, आप उसे लेकर मत जाइए, वह आपके साथ धोखा करेगा, वह धोखेबाज है। राजकुमार ने कहा, यह आपका वहम है राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं है। चित्रा विवश होकर चुप हो गई और उसने अनमने ढंग से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप सोचे ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी, आप उससे सावधान रहिएगा, वह आपके साथ जरूर धोखा करेगा। चित्रा ने राजकुमार को आगाह किया था, लेकिन रुद्र ने उसकी बात को नहीं माना और केसरी को साथ लेकर उसने वहाँ से विदा ली और आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। अब एक कठिन यात्रा शुरू हो चुकी थी। कई दिनों की यात्रा चली। दिन भर वे लोग चलते रहते, रात को किसी गांव या धर्मशाला में ठहर जाते, दूसरे दिन फिर यात्रा शुरू हो जाती। इस प्रकार चलते चलते कई जंगल, नदियां, नगर, गांव पार करते गए और उनकी यात्रा चलती रही। यहाँ राजकुमार का वह घोड़ा जो उसको जंगल में लेकर गया था बहुत ही साथ दे रहा था। बहुत ही अद्भुत नस्ल का था वह घोड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच गए। उस व्यापारी ने जो भौगोलिक स्थिति बताई थी उसका रुद्र ने अपने दिमाग में नक्शा बना लिया था और वह उसी के अनुसार पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। बहुत ही कष्टों से और बहुत ही प्रयत्नों से आखिर उन्होंने वह कंदरा ढूंढ निकाली। जिस गुफा में कंदरा में प्रवेश करते हुए उन्हें एक विचित्र सा आभास हो रहा था। रहस्यमयी वातावरण में तपस्वी समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह दोनों उनके सामने जाकर बैठ गए। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, तब भी तपस्वी की समाधि नहीं टूटी। इस प्रकार से दूसरा दिन भी बीत गया। अब केसरी को बहुत ही झुंझलाहट होने लगी और उसने राजकुमार से कहा, इन्हें पुकार लो और समाधि से जगा लो। राजकुमार ने कहा, ऐसा मत करना, अपने आप ही जब इनकी समाधि टूटेगी हम तब इनसे बात कर पाएंगे, वरना यह गुस्सा हो जाएंगे और कुपित हो गए तो श्राप भी दे सकते हैं। ऐसा करते करते उनको 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद भी जब तपस्वी की समाधि टूटी तो उनकी दृष्टि हाथ जोड़े हुए रुद्र पर पड़ी। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और क्या करने आए हो? रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं आपसे परकाया प्रवेश की विद्या सीखने आया हूँ। परकाया प्रवेश की विद्या तपस्वी की भ्रुकटी तन गई। तू उसे सीख कर क्या करेगा? तपस्वी ने बड़े ही कड़े शब्दों में पूछा। राजकुमार ने बड़े ही विनयपूर्ण स्वर में कहा, तपस्वी जी, मैं बहुत ही विवस्था में उसको सीखना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपनी पूरी कथा जो उस तपस्वी को सुना दी। यह सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया और बहुत देर तक किसी सोच विचार में डूबे रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो कहा, तू सच कह रहा है पुत्र, तेरे विधान में यही लिखा है, तभी तो इसकी प्रेरणा से तू यहाँ आया है और यह भी विधान में है कि तू मेरे द्वारा ही विद्या सीखेगा। रुद्र ने तपस्वी के चरण स्पर्श किए और उसके साथ केसरी ने भी। तपस्वी की नज़र केसरी पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, यह कौन है? तब राजकुमार ने कहा कि तपस्वी से कि महाराज, यह हमारे मंत्री का पुत्र है, मेरा मित्र है, पर यह भी परकाया प्रवेश की विद्या सीखना चाहता है। तो केसरी ने भी कहा, मुझे भी सिखा दीजिए तपस्वी जी। तपस्वी ने कहा, तू सीख कर क्या करेगा? तब केसरी ने कहा, तपस्वी जी, मैं इनके साथ आया हूँ तो ये कोई भी मुसीबत में पड़ जाए तो मैं इनके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे भी यह विद्या आनी चाहिए। रुद्र ने भी जो केसरी का समर्थन किया
तो तपस्वी जी कहने लगे, हाँ ठीक है, आप इसे भी सिखा दीजिए, यह भी हमारा परम भक्त और विश्वास पात्र है और साथ में मेरा मित्र है। राजकुमार ने उसकी जो थोड़ी सिफारिश की। तपस्वी जी थोड़ी देर तक मनन करते रहे, फिर कहा, तू कहता है तो ठीक है, मैं तेरे कहने से इसे सिखा दूंगा, लेकिन यह इसके पात्र, इसके लायक नहीं है। यह इस विद्या का दुरुपयोग कर सकता है, यह धोखेबाज है, यह तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। राजकुमार ने कहा, नहीं तपस्वी जी, ऐसी बात नहीं है, यह ऐसा कभी नहीं करेगा। तपस्वी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब उनका प्रशिक्षण शुरू हो चुका था। बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, सांसों को रोक सकने का कठिन से कठिन अभ्यास जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बहुत ही कड़ी मशक्कत थी, लेकिन वे दोनों जी जान से उसे सीख रहे थे। इस दौरान राजकुमार रुद्र यथासंभव तपस्वी की सेवा भी करता था। उसके मृदु वचन और सौम्य स्वभाव से तपस्वी जी बहुत ही प्रसन्न थे और उसे नित्य नए नए आशीर्वादों से नहला देते थे। आज केसरी और रुद्र दोनों ही परकाया प्रवेश की विद्या में निपुण हो चुके थे। दूसरे दिन सुबह उन्हें वापस जाना था। आधी रात का समय था। रुद्र अपने स्थान पर गहरी नींद में सोया हुआ था। दूर हल्की हल्की छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे दो शैतानी आंखें चमक रही थीं। शांत स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी। चारों तरफ शांति का साम्राज्य था। उसी समय वह धीरे धीरे रुद्र के पास आया और वह आश्वस्त हो गया कि रुद्र गहरी नींद में सो रहा है। उसने खंजर निकाला, हाथ ऊपर उठाकर जैसे ही उसने रुद्र के सीने में खंजर को मारना चाहा कि पीछे से तपस्वी ने अपने लोहे जैसे कड़े हाथों से उसके हाथों को पकड़ लिया और एक तेज झटका दिया। खंजर अलग जा गिरा और वह तपस्वी गुर्राते हुए बोले, कहो तो तुम्हारी लीला यहीं पर ख़त्म कर दूं? मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो तुम नहीं जानते। तपस्वी उसको घसीटते हुए अपनी गुफा में ले गया। अब वह तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। तपस्वी ने कहा, मैंने तो पहले ही रुद्र को आगाह किया था कि यह तुझे धोखा देगा और तभी से मैं इस पर निगरानी रखे हुए था। मैं जानता हूँ कि तू किस उद्देश्य से यहाँ आया है। जब तक तेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक तू नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तेरा उद्देश्य पूरा हो गया, पर काया प्रवेश की विद्या तूने सीख ली, तो तू इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि अब तू नुकसान पहुँचाएगा राजकुमार को। अच्छी तरह सोच ले, अगर तूने रास्ते में रुद्र को नुकसान पहुँचाया तो तेरी सारी उम्र जो तू पछताएगा ही। ऐसा कहकर उसे जब एक झटका दिया तो केसरी अलग जा गिरा। रुद्र को इस बातों की कोई खबर नहीं थी। दूसरे दिन सुबह प्रस्थान का समय था। रुद्र ने तपस्वी के चरणों में जो प्रणाम किया और उनको स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और जाने की विदा मांगी। तपस्वी ने अनुमति दे दी और फिर एक बार कहा, राजकुमार ध्यान रखना, सावधानी से रहना। वहाँ से दोनों लोग रवाना हो चुके थे। उनकी एक दुर्गम यात्रा फिर शुरू हो चुकी थी। कठिन यात्रा को झेलते हुए अब वे पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में आ चुके थे। रुकते हुए चलते हुए कई दिन बीत गए। धीरे धीरे उन्होंने एक अत्यंत विकराल घने जंगल में प्रवेश किया। अब वे बहुत थककर चूर हो चुके थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। रुद्र ने कहा, क्यों न थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, फिर आगे की तैयारी करेंगे। केसरी ने कहा, ठीक है। दोनों वहाँ विश्राम करने लगे। रुद्र को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह तो सारा सब कुछ देखा हुआ सा है, सब कुछ उसने जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक धीरे धीरे धुंध छटती गई। उसके बंद दिमाग के दरवाजे खुलने लगे। उसे याद आया, अरे यह तो वही जंगल है जिसे मैं अपने सपने में देखता हूँ। वह हैरानी से तेजी से घूम घूम कर चारों तरफ देख रहा था कि यही जंगल मेरे सपनों में आता है। यह सब वही दृश्य थे जो उसे सब देखे देखे लगे थे। तभी घूमते घूमते उसकी नज़र एक हाथी पर पड़ी जो वहाँ मृत पड़ा हुआ था। केसरी के दिमाग में एक खुरापाती योजना ने जन्म ले लिया था। उसने रुद्र से कहा, राजकुमार,
हमने विद्या तो सीख ली है, लेकिन अभी तक इसको आजमा कर नहीं देखा। यह कैसे पता चलेगा कि हमने जो विद्या सीखी है वह सफल भी हुई है या नहीं? बिना आजमाए तो इसका पता नहीं चल सकता। राजकुमार रुद्र ने कहा, तो क्या करें? क्यों ना इसे आजमा कर देखें? केसरी ने कहा, देखते हमारी विद्या कारगर भी है या नहीं। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसका परीक्षण कैसे करें? केसरी ने अपनी योजना को सफल होते देख मन ही मन मुस्कुराते हुए हाथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो देखो तो सामने हाथी मरा पड़ा हुआ है, अभी इस पर आजमा कर देख लेते हैं। रुद्र ने कहा, सही कहते हो तुम। रुद्र ने वहाँ बैठकर अपनी सांसों को स्थिर किया और योग विद्या से उस हाथी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। अब राजकुमार रुद्र का वहाँ मृत शरीर पड़ा हुआ था। हाथी उठा और उसमें जो रुद्र ने प्रवेश कर लिया और बड़े ही विस्मय से इस विद्या को सच होते हुए देखा और सामने पड़ा मृत हाथी का शरीर जो जीवित हो उठा और साथ में ही वह सपने वाला दृश्य भी साकार हो गया जब उसने देखा कि उसका मृत शरीर पड़ा है और वह हाथी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथी के जीवन में कैसा लगता है, उसके जंगल में घूमने के अनुभव कैसे होते हैं, वह इस जीवन का भी आनंद और अनुभव लेना चाहता था। उसने केसरी से कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम मेरे शरीर की जंगली जानवरों से रक्षा करना। उसे क्या पता था कि खतरनाक जंगली जीव जंतुओं में से सबसे ज़्यादा खतरनाक तो उसका दोस्त ही है। केसरी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। केसरी की योजना सफल हो रही थी। उसने मन ही मन खुश होते हुए कहा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपके शरीर की रक्षा करूँगा। तब तक आपके मित्र और सेवक के शरीर में जान है, आपके शरीर को कोई छू नहीं सकता। आप जितनी देर घूमना चाहें निश्चिंत होकर घूमिए। हाथी इधर उधर घूमता हुआ मज़े से जंगल में घूम रहा था। उसकी जो केसरी की आंखों से ओझल होते ही केसरी ने बड़ी ही शीघ्रता से आसपास की सूखी लकड़ियों को बटोरना शुरू किया और जल्दी जल्दी उसने एक चिता तैयार कर दी। फिर केसरी ने अपनी योग माया को जागृत किया और रुद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उसने अपने शरीर को चिता में रखा और आग लगा दी। थोड़ी देर में केसरी का शरीर उस चिता में जलकर भस्म हो गया। अब केसरी वहाँ से राज्य की तरफ रवाना हो गया। वह जल्दी जल्दी चित्रा के पास पहुंचकर उसको समझा देना चाहता था। हाथी के अंदर जो रुद्र था वह धीरे धीरे झूमता हुआ जंगल में घुसा तो उसने देखा इंसान के रूप में जहाँ निहत्थे जंगल में घुसने में डर लगता था, जंगली जीव जंतुओं का भय सताता था कि पता नहीं कब कहाँ छिपा कोई जीव हमला कर दे, इसका पता ही नहीं। तब उसने देखा छोटे छोटे जीव जंतु उसको देखकर भाग रहे हैं। अब कोई डर नहीं था। इतने विशालकाय शरीर में छोटी मोटी झाड़ियों को कुचलकर मदमस्त चाल में मस्ती में झूमता हुआ इधर उधर डोल रहा था। उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था, कोई भी भय उसको नहीं था। आगे चलने पर एक जगह झुके हुए पेड़ों की लता जो इधर उधर गुथी हुई थी पेड़ों पर, वहाँ पर उसने रुका और तो रुकने ते ही उसके मन में सवाल पैदा नहीं होता था। मारे जोश के उसने उन पेड़ की डालियों को तोड़ना शुरू कर दिया। तभी इधर से चिंगाड़ने की आवाज़ आई। उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड आ रहा है। सब उसे फिर से जीवित देखकर प्रसन्न हो गए और खुशी से उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे। वे अपने अपने तरीके से उसे प्यार जता रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ही रुद्र इस प्रेमालाप से ऊब गया। और क्या, अब उसे कौन सा भाईचारा निभाना था। वह एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। यह देखकर हाथी उससे नाराज हो गए। अब वह झुंड में अकेला होकर जा रहा था। वह नदी की तरफ चल पड़ा। नदी स्नान का अलग ही मज़ा था। वहाँ उसने खूब स्नान किया, सूंड में भर भर पानी अपने ऊपर डाला, फिर बैठकर थोड़ी देर आराम किया। इस प्रकार उसने पूरा जंगल धीरे धीरे घूम लिया। अब वह वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मज़ेदार अनुभव हुए। उसने देखा कि सभी उसके आगे पीछे डर कर भाग रहे थे। तेंदुआ और लकड़ बग्घे और यहाँ तक कि शेर भी उससे कन्नी काट के निकल जाते थे। अब तो वह अपने आप को जंगल का राजा समझ रहा था। इतने सारे अनुभवों को बटोर कर जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहाँ केसरी का कोई पता नहीं था।
एक जलती हुई चिता थी जो अब थोड़ी थोड़ी जल रही थी। ना तो उसके शरीर का कहीं पता था और ना ही केसरी का। उसका घोड़ा भी गायब था। रुद्र के दिमाग में बड़ा जोर का धमाका हुआ। अब जाकर उसे मालूम हुआ कि केसरी उसके साथ धोखा कर गया। उसके दिमाग में चित्रा की तस्वीर उभरी जो उससे कह रही थी कि केसरी से सावधान रहना, यह धोखा करेगा। राजकुमार ने कहा, तुम ठीक कहती थी चित्रा, मैं धोखा खा गया। दूसरा तपस्वी ने भी उसको जो कह रहे थे सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे, अब उसकी समझ में सब आ रहा था। रुद्र मन ही मन पछता रहा था कि सबके इतना आगाह करने के बावजूद भी मैंने उनका विश्वास नहीं किया। अब यह पता नहीं क्या करेगा। एक भयानक अंदेशा उसके मन में उभरा। कहीं चित्रा सच तो नहीं कह रही थी कि उसकी नीयत चित्रा के लिए खराब है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। जिसके प्रेम की खातिर उसने अपना जीवन खतरे में डाला, यदि वही नहीं रही तो फिर जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। अपनी अवस्था को देखकर विवश होकर वह मन ही मन में कह उठा, हे ईश्वर, चित्रा की रक्षा करना। और अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। पता नहीं केसरी जाकर क्या करेगा, उसे रोकना होगा। ऐसा सोचकर वह नगर की तरफ भागने लगा। चित्रा अपने महल में सिर झुकाए हुए झरोके के पास बैठी थी। वहीं सुगंधित ब्यार चल रही थी। खुशनुमा माहौल था, लेकिन चित्रा का किसी भी तरफ ध्यान नहीं था। अब उसके हृदय तक उसका सौंदर्य नहीं पहुंच रहा था। अब जो वह बैठी हुई अपने राजकुमार का इंतजार कर रही थी, उसी के ख्यालों में वह डूबी हुई थी कि पता नहीं रुद्र क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, किसी कष्ट में तो नहीं होगा। उसे इस बात का बहुत मलाल था कि केवल उसी के कारण रुद्र दर दर की खाक छानने के लिए गया है। इतने बड़े वैभव, लाड, प्यार और नाजों से पला हुआ राजकुमार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। वह उससे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसके लिए अपना जीवन भी खतरे में डाल दिया, और वह यहाँ आराम से बैठी है। उसने ठंडी सी सांस ली। काश वह भी कुछ कर पाती। आज उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे किसी अनिष्ट होने की आशंका लग रही थी, जिसके कारण वह बहुत चिंतित थी। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। वह रुद्र के विचारों में खोई हुई थी। तभी सहसा उसके दिल जो बड़ी जोर से धड़क उठा। उसने देखा कि रुद्र का घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है और वह तेजी से नीचे उतर कर आई और भागकर घोड़े के पास पहुंच गई। घोड़े के पास पहुंचकर चित्रा के सामने खड़ा हुआ घोड़ा जो सिर हिला रहा था, वह अपनी गर्दन हिला हिला कर ऐसे इशारे कर रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। इतना तो चित्रा समझ गई कि रुद्र नहीं आया, लेकिन उसका घोड़ा, यह घोड़ा उसी का है। और घोड़ा अकेला कैसे आया है, इसका मतलब है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। तभी यह घोड़ा उसकी सूचना देने आया। उसने रुद्र को बचाने के लिए उस दिन जंगल में भी तो अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और शेर के सामने कूद पड़ी थी। जब कोई प्यारा लगता है तो उससे संबंधित हर चीज़ प्यारी लगती है। यह घोड़ा भी उसे बहुत प्यारा था। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई और कुछ कहना चाह रही थी। तब तक उसने देखा कि रुद्र वहाँ पहुँचा है। हैरानी की बात थी, जो चित्रा रुद्र के बारे में इतना व्याकुल और परेशान थी, वह रुद्र के आते ही देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुई। जो रुद्र के शरीर में केसरी था, उसने आते ही चित्रा से कहा, देखो प्रिय, आखिरकार इतने दिनों के कष्टों के बाद तुम्हारे सामने मैं आ गया हूँ। मैं परकाया प्रवेश की विद्या में प्रवीण हो चुका हूँ। मैंने वह विद्या सीख ली है। चित्रा ने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि आप यह विद्या सीख कर आए हैं, परंतु आपका मित्र मंत्री पुत्र केसरी कहाँ है? केसरी अब कहाँ है? घर वापस आते समय हम पर शेर ने हमला कर दिया। केसरी उससे लड़ता हुआ मारा गया। केसरी ने हमारी रक्षा की। ऐसा कहते हुए केसरी जोर जोर से रो पड़ा। चित्रा हक्की बक्की रहकर उसे देखती रह गई, लेकिन इस रुद्र को देखकर चित्रा को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि इसमें रुद्र वाले ना तो कोई हाव भाव थे और ना ही वैसी बातचीत, ना ही ऐसा व्यवहार था और ना ही वैसा अंग संचालन। सब कुछ तो अलग था, कुछ भी तो राजकुमार जैसा नहीं था। उसे बड़ी चिंता में वह पड़ गई और सोच रही थी कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जो कि सही से समझ नहीं आ रही। अब उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई, आइए बैठिए, क्यों ना हम आज वही पुरानी बातें करें
और मुझे आपकी उन बातों की बहुत याद आ रही है जो आपने चलते समय कही थी, और वह बात जो वहाँ विवाह के समय कही थी, आज मैं फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अब केसरी हड़बड़ा गया। उसने कहा, छोड़ो भी, वे पुरानी बातें हैं, उनका क्या। चित्रा बोली, नहीं नहीं, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके मुख से वही बातें सुनूं। क्या आप मेरी इन बातों को बताकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते? बताइए। वह हड़बड़ा गया और उसने पूछा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि रुद्र ने चित्रा से क्या कहा था। अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने क्रोध का अभिनय करते हुए कहा, मैं कितनी मुसीबतों से गुजर कर आ रहा हूँ और एक तुम हो कि एक बार भी नहीं पूछा। और क्या रट लगा रखे, चलते समय वाली बात, उस समय वाली बात, इस समय वाली बात। मेरा सिर भी चकरा रहा है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बातें करेंगे। और उसकी इतनी कठोर बातें सुनकर चित्रा की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई कि यह रुद्र नहीं है। वह इन सब झमेलों को समझने के लिए समय चाहती थी और उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। उसने कहा, राजकुमार, मुझे आज बहुत खुशी हुई। इस खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, और अब तो हमारे आपके बीच कोई अवरोध नहीं रहा। लेकिन वह शर्त भी तो पूरी हो गई है। लेकिन मैंने तो आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से एक मनौती मांगी थी। मेरी इच्छा पूरी हुई और मैंने 2 महीने के लिए व्रत रखा हुआ है, जिसमें किसी भी मनुष्य की परछाई देखना वर्जित है, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। मैं चाहती हूँ मैं अपनी इस मनौती को पूर्ण कर लूँ और अपनी पूजा संपूर्ण कर लूँ। उसके बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूँगी। आप मेरी इस इच्छा को पूरी कीजिए और उसमें सहयोग दीजिए। अब केसरी के सामने कोई चारा नहीं था। उसने मन मन में सोचा, अपने मन ही मन सोचा कि 2 महीने की बात है, अगर मैं ज़्यादा मीन में एक निकालूंगा तो चित्रा को शक हो जाएगा। अब चित्रा ने कहा, तब तक आप हमारे महल में नहीं आएंगे। तो केसरी ने मन मार कर कहा कि ठीक है, तुम अपनी मनौती पूरी कर लो। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने सूचना दी कि एक हाथी नगर में आ गया है, जो चिंगाड़ते हुए इधर उधर दौड़ा चला आ रहा है। लगता है वह पागल हो गया है। राजकुमार के शरीर में स्थित केसरी ने नौकरों को आदेश दिया, जाओ जल्दी से सेनापति से कहो कि सैनिकों की 2-3 टुकड़ियां बना ले, मैं आ रहा हूँ। उसने चित्रा से कहा, चित्रा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बात का मुझे ध्यान रहेगा। एक पागल हाथी आ गया है, उसे फौरन मारना है। अगर वह मारा नहीं गया तो नगरवासियों को कुचल कर मार डालेगा। ऐसा कहते हुए शीघ्र ही वहाँ से चला गया। चित्रा उसके प्रत्येक हाव भाव को बड़े आश्चर्य से देखती रही और उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह रुद्र नहीं है। लेकिन शरीर तो रुद्र का ही है, लेकिन रुद्र नहीं है। वह इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। रुद्र के शरीर में जो केसरी था वह बहुत घबरा गया था। उसे तो पता था कि हाथी के शरीर में रुद्र है, इसलिए जैसे भी हो हर हाल में उसको मारना है। उसने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, एक पागल हाथी जो पागल हो गया है नगर की तरफ भगा चला आ रहा है, तुम 3-4 टुकड़ियां लेकर तैयार करो और चारों तरफ से उस पर हमला करो और उसको घेर कर मार डालो। हाथी के अंदर रुद्र था और नगर की तरफ भगा चला आ रहा था। उसके मस्तिष्क में जो तरह तरह की बातें चल रही थी, सोच रहा था। दुख और विश्वासघात के आघात से उसका हृदय जो चूर चूर हो गया था। लेकिन अब उसके सामने एक ही चिंता थी कि कैसे भी जाकर वह चित्रा को सारी बात बता दे। तो उसे यह भी विश्वास नहीं रह गया कि केसरी उसके माँ बाप को भी सही सलामत रहने देगा या नहीं। उसे डर था कि कहीं वह उनके लिए भी कुछ अनिष्टकारी कार्य ना कर डाले। वह जिधर से भी निकलता नगरवासी उसे देखकर भाग खड़े होते। रुद्र अपने मन में सोच रहा था कि हाय मेरे भाग्य की यह कैसी विडंबना है कि जिन सड़कों पर नगरवासी मेरी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, वही आज मेरे मारे जाने की कामना कर रहे हैं, कोलाहल मचाता हुआ, जबकि मैंने तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। अफरा तफरी मच गई थी। सब एक स्वर में चिल्ला रहे थे कि पागल हाथी आ गया, पागल हाथी आ गया, देखो कहीं किसी को कुचल कर मार न डाले। तभी कोलाहल ध्वनि में परिवर्तित हो गया। नगरवासी चिल्लाने लगे, अब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजकुमार रुद्र आ रहे हैं, वह पागल हाथी को मार डालेंगे। उसने देखा सामने रथ पर सवार होकर केसरी एक छोटी मोटी सेना ही सजाए बड़े वेग से चला आ रहा है। उसने सेना को 3 टुकड़े में बांट रखा था। उसकी योजना चारों तरफ से उस पर हमला करने की थी।
रुद्र सारी बातें समझ गया। मन ही मन दांत पीसते हुए उसने कहा, अगर मैं बच गया तो तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू 7 जन्म भी याद रखेगा। केसरी, धोखेबाज, विश्वासघाती, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बचने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं थी। चारों तरफ से उस पर तीरों की बौछार होने लगी। हाथी चिंगाड़ता हुआ वापस जंगल की ओर भाग गया। केसरी रथ पर बैठा हुआ तीरों की बौछार करते हुए पीछे से यमदूत की तरह भागा चला जा रहा था। उसकी सेना की टुकड़ियां भी तीर बरसाते हुए उसका पीछा कर रही थी। चारों तरफ से घिरा हुआ हाथी अपनी जान बचाने में असमर्थ था। हाथी अब अपने घने जंगल में आ चुका था। अचानक जंगल में भागते हुए हिरणों का झुंड सामने से गुजरा। हाथी पर बरसते हुए तीरों में से एक तीर हिरण को लग गया। हिरण उछलकर तड़पा और शांत हो गया। वह झाड़ी के पीछे गिर गया। उसी क्षण तीरों से बिंधा हुआ बुरी तरह से घायल हाथी डगमगाया और वहीं पर गिर पड़ा। गिरते गिरते हाथी ने, जो हाथी के अंदर रुद्र था, उसने झाड़ी के पीछे मरे हुए हिरण को देख लिया था। उसने अपने ध्यान को एकाग्र किया और हिरण के शरीर में समा गया। हिरण उठा और कुलांचे मारता हुआ जंगल में भाग गया। हाथी मर चुका था। हाथी को मारकर सैनिक बड़े हर्षोल्लास से उछल कूद मचाने लगे। पागल हाथी मारा गया, पागल हाथी मारा गया, ऐसा कहकर सैनिक चिल्लाने लगे और वापस जाने लगे। लेकिन उनके बीच में शैतानी आत्मा का मालिक केसरी जो था, जो उन सैनिकों ने नहीं देखा था कि वह शैतानी खोपड़ी का मालिक केसरी देख चुका था, और वह उन सैनिकों पर चिल्लाया, खुशी मनाने की बात नहीं है। जो हिरण उठकर अभी जंगल में भागा है, बहुत जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ और पीछा करो, उसे घेर कर मार डालो। लेकिन हिरण अब कहाँ मिलने वाला था? वह तो घने जंगल में गुम हो गया था। इतने सारे घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी जंगल में उसको ढूंढने लगी। स्वयं केसरी भी उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वह हिरण नहीं मिला। तब केसरी की शैतानी खोपड़ी में नई योजना आई। उसने उन सैनिकों से कहा, चलो वापस लौट चलो। उसने सोचा कि हाथी नगर में क्यों दौड़ा चला आ रहा था, किसी न किसी तरह से तो वह चित्रा से मिलने की कोशिश कर रहा था, और अब जब वह हिरण के रूप में है तब वह नगर में ज़रूर आएगा और नगर में आकर चित्रा से ज़रूर मिलने की कोशिश करेगा। मैं उसी समय उसको आसानी से मार दूंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने चित्रा के महल के चारों ओर जो बाग था उसमें सैनिकों का पहरा लगवा दिया और उनको सख्त हिदायत दी कि जैसे ही हिरण दिखे उसे मार डालो, और स्वयं अपने आप इस अभियान की अगुवाई कर रहा था। जंगल में जाकर हिरण ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अभी आगे का बहुत सारा काम बाकी था। बात तो जहाँ की तहाँ पर ही आकर रुक गई। हाँ, इतना अंतर था कि अब हाथी के बजाय हिरण के शरीर में आ गया, लेकिन स्थिति तो जस की तस थी। अब वह सोच रहा था कि थोड़ी रात्रि हो जाए तब वह चित्रा को महल में जाएगा, और धीरे धीरे शाम हो गई। फिर रात उतरने लगी। उसने नगर की तरफ रुख किया। इस बार उसने एक बहुत ही होशियारी का काम किया। वह काम यह था कि उसने जंगल में छानबीन कर एक मरे हुए तोते को खोज निकाला और उसको मुंह में दबाकर वह चौकड़ी भरते हुए सीधे चित्रा के महल की तरफ भागा। रास्ते में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। इस बात को वह बहुत ही प्रसन्न था। जैसे उसने बाग में प्रवेश किया, तीरों की बौछार ने उसका स्वागत किया। मरे हुए तोते को उसने पहले ही एक झाड़ी के पास डाल दिया था। अब एकाएक इस हमले को वह समझ नहीं सका, और जब समझ आया तो वह घिर चुका था। तब तक वह तीरों से छलनी हो चुका था। बुरी तरह घायल होकर थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने संपूर्ण प्राणों की शक्ति को संचित किया और ध्यान एकाग्र किया और तोते के शरीर में प्रविष्ट हो गया। किसी होने वाली आशंका को ध्यान में रखकर वह इस मरे हुए तोते को इसी मकसद से लाया था, लेकिन इस बार उसने बेवकूफ़ी नहीं की। तोता तुरंत ही नहीं उड़ा। तोता सजीव होकर भी निर्जीव का बहाना बना करके वहीं झाड़ी में पड़ा रहा। थोड़ी देर में सैनिकों ने हिरण को घेर लिया। स्वयं केसरी ने उलट पलट कर अच्छी तरह से हिरण का निरीक्षण किया, और भली भांति जब वह आश्वस्त हो गया कि अब वह हिरण मर चुका है और इस धरती से रुद्र का नामो निशान मिट चुका है, अपना मार्ग सही पाकर अब वह खुशी से नाच उठा कि अब उसके मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उसने रुद्र नाम के कांटे को निकाल फेंका है। उसने मन में सोच लिया कि अब चित्रा तो मेरी ही है। वह राजी से
मेरी बनेगी तो भी ठीक, नहीं बनेगी तो गैर राजी तो बनेगी ही। अब कौन उसकी रक्षा करने आने वाला है? अब तो जो भी हूँ मैं ही हूँ। चित्रा को मेरी और राजपाट भी मेरा। राजा और रानी का क्या है, वह तो एक ही झोंके में मर जाएंगे। इस प्रकार से मन में बहुत खुश होता हुआ केसरी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही तोता भी उठ गया और आसपास उड़कर उसने देखा कि कहीं से भी खिड़की के पास चित्रा दिख जाए, लेकिन अफसोस कोई भी खिड़की नहीं खुली थी। उसने भी झरोका नहीं खुला था, कोई भी खिड़की झरोका नहीं खुला था, सब खिड़की दरवाजे बंद थे। वह इंतजार करते हुए वहीं चित्रा के कक्ष के झरोके के सामने एक पेड़ पर बैठ गया और सवेरा होने का इंतजार करने लगा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कैसे भी करके रानी एक बार यह खिड़की खोल दे। आखिर दुआ करते करते उसकी रात बीत गई। प्रतीक्षा उसकी पूरी हुई और सुबह की पहली किरण उस तोते के मन में नवीन संचार लेकर आई। चिड़िया चहकने लगी, सैकड़ों कलियां एक साथ चटक गई। चित्रा के कक्ष का झरोका खुला तो तोते ने में स्थित रुद्र का हृदय कमल की तरह खिल उठा। अब तो बस कुछ ही पल और थोड़ा सा अंतराल रह गया था, पर क्या सोचने से भी ये सब बातें पूरी हो जाती हैं। अगले ही पल तो कोई खबर ही नहीं हो पाती कि आगे क्या होने वाला है। यह सब सोचते हुए तोता बैठा हुआ था। तभी उधर से निकलते एक बहेलिए ने उस सुंदर तोते को देखा तो उसके मन में लालच आ गया और उसने तोते को पकड़ने की अपने मन में ठान ली। लेकिन महल वाले बाग में वह कैसे जा सकता था, इसके लिए उसने एक तरकीब निकाल ली। उसने ध्यान से देखा तो बाग के एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। उसे छत्ता लगा नजर आया तो उसने पहरेदार से जाकर कहा कि रानी के कक्ष के पास पेड़ पे मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, तुम इजाज़त लेकर आओ तो मैं उसे तोड़ दूं, नहीं तो किसी भी वक्त वे रानी को काट सकती हैं। उसकी योजना बहुत ही सफल हुई। थोड़ी देर में पहरेदार इजाज़त लेकर आया। अब बहेलिया बाग में निश्चिंत होकर घुस गया। बहेलियों को जाल लेकर आते देखकर तोता सन्न रह गया। वह समझ गया कि यह मुझे पकड़ने आ रहा है। वह उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर छिपकर बैठ गया। लेकिन बहेलिया भी कम नहीं था। पक्षियों का मनोविज्ञान का उसको सालों का तजुर्बा था। यदि तोता डाल डाल तो वह पात पात था। थोड़ी देर में आँख मिचौली के बाद ही सातिर और घात लगाकर बैठे हुए बहेलिए ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। यह क्या हुआ? चित्रा से मिलने की सारी योजनाओं की जो आस लगाए हुए था तोता मन ही मन खुश हो रहा था, वह सारी योजनाएं एक ही पल में जो बिखर गईं। बेचारा फड़फड़ाता रहा। उसका दिमाग नई मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए नई योजना बनाने लगा। वह कोई ना कोई तरकीब ढूंढने लगा और तरकीब उसके दिमाग में आ गई। उसने सोचा कि ऐसे तो यह बहेलिया उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन लालच में यह छोड़ सकता है। और उसके मन में यही उम्मीद जगी कि इसे धन का लालच देता हूँ। आदमी क्या से क्या नहीं करता धन के लिए। थोड़े से धन के लालच में ही उसने मुझे पकड़ा है और इसका क्या प्रयोजन है। ज़्यादा धन मिलेगा तो यह ज़रूर मुझे छोड़ देगा। यह बात मन में सोचकर उसने बहेलिए से कहा, भाई तुम मुझे या तो मार डालोगे या बेच दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एक मामूली सी रकम मिलेगी। यदि तुम मुझे उस बाज़ार में ले जाकर बेचो जिसमें राजमहल से राजा के नौकर से सामान खरीदने आते हैं तो तुम्हें एक भारी भरकम रकम मिल सकती है। बहेलिया ने जब मनुष्य की बोली में बोलने वाले तोते को देखा तो वह हैरान रह गया। उसके मन में अभिलाषा जगी कि ये तो बहुत ही दुर्लभ तोता है, इसके लिए तो लाखों रुपए मिल सकते हैं। ऐसा सोचकर वह तोता को अपने घर ले आया। तोते ने ही धन कमाने का रास्ता बताया, इसलिए वह तोते से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। तभी उसने तोते से पूछा, तू बता मैं तुझे कितने में बेचूं? तोते ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगना मेरी बेचने की रकम। इतनी रकम सुनकर बहेलिया खुशी से उछल पड़ा। उसने मन में सोचा, इससे तो मेरे सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। मारे खुशी के वह पूरी रात सो नहीं पाया। तरह तरह के मंसूबे और हवाई किले वह बनाता रहा, उन्हीं में मगन होता रहा और बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटी। सुबह होते ही वह तोते को लेकर चल पड़ा, बाजार में जा पहुंचा। अब वह तोते को बिल्कुल सोने की तरह सहेज कर रख रहा था। वह मन में सोच रहा था कि कहीं इसको कुछ हो गया
तो मेरे बने बनाए मंसूबे धरे रह जाएंगे। बाजार में वह शाम तक बैठा रहा। उस सुंदर तोते को उसके कई खरीदार आए और वह उस तोते का दाम पूछते। जैसे ही वह लिया 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बताता तो वह आश्चर्य इसमें आ जाते और उससे पूछते कि ऐसी इसमें क्या खासियत है। तब वह उन्हें बताता, यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है, लेकिन इसको किसी ने भी नहीं खरीदा। मनुष्य की बोली बोलने वाला तोता इतने रुपए में खरीदने की किसी में सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे ही प्रतीक्षा करते करते सुबह से शाम हो गई। राजा के महल के नौकर खरीदारी करने आए थे। उनमें चित्रा की एक दासी भी थी। दासी ने उस बहेली के पास पहुंची और उसको भी वह तोता बहुत भा गया। उसने बहेली से उसकी कीमत पूछी तो दंग रह गई। उसने भी यही बात कही कि इसमें क्या खासियत है, लेकिन जैसे ही तोते ने सुना कि वो रानी चित्रा की सेवा में है तो उसे सूत्र मिल गया। तोते का मन मयूर नाच उठा। चित्रा तक पहुंचने का सूत्र उसे मिल गया। अब उसने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। वह तुरंत बोला, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरी इसलिए हैं कि मैं मनुष्य की बोली बोलता हूँ। तुम शीघ्र जाकर रानी चित्रा को मेरे बारे में बता देना कि फौरन आकर मुझे खरीद ले जाना, लेकिन खबरदार किसी को पता नहीं चले, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाएगा और तुमको भी इसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा। अगर तुम चुपचाप ये संदेश चित्रा को दोगी तो मुझको चित्रा तक पहुंचा दोगी तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा, इतना भारी इनाम कि तुम सोच भी नहीं सकती। दासी यह बातें सुनकर दंग रह गई। दासी और बहेलिया दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। दासी तुरंत उल्टे पांव महल में वापस आई। शाम का समय था, सूर्य छिपने वाला था और दासी ने अपनी सारी बातें रानी को बताई। रानी चित्रा सिर झुकाए हुए झरोके में बैठी हुई थी। बहुत ही उदासी में वह डूबी हुई थी। इस समय उसका किसी भी तरफ ध्यान नहीं था। मन में वह बहुत चिंतित थी। उसी समय दासी ने प्रवेश किया और उत्तेजना के मारे जल्दी जल्दी आने के कारण हाँफ रही थी। उसके मुख पर पसीना छलक रहा था। तब चित्रा ने पूछा, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तब दासी ने राज भरे अंदाज में इधर उधर देखकर बोली, रानी जी, मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ कि आप सुनकर चौंक जाएंगी और सीधे होकर आप बैठ जाइए और मेरी पूरी बातें बड़े ध्यान से सुन लीजिए। रानी चित्रा ने कहा। आश्चर्य की अधिकता से दासी पर बहुत ही उत्तेजित थी कि रानी भी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि इतनी उत्तेजित हो रही है, क्या बात है। वह बोली, रानी जी, आज बाजार में मैंने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा है जो मैंने आज तक नहीं देखा था। रानी बोली, ऐसा तूने क्या देख लिया? दासी ने कहा कि मैंने बाजार में एक बोलने वाले तोते को देखा है। चित्रा ने कहा, क्या कहा तूने? चित्रा एक झटके से उठकर बैठ गई। उसका मन सोच विचार की नगरी में भटकने लगा। बोलने वाला तोता भी भला कहीं बोल सकता है? रुद्र का गायब होना, लेकिन रुद्र का सामने मौजूद होना, सामने होकर भी रुद्र जैसा ना होना, पर काया प्रवेश की विद्या, पर काया प्रवेश काया, बार बार यही सब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। बोलने वाला तोता, कहीं यह वही श्रृंखला की एक कड़ी तो नहीं? दिमाग में यह विचार आते ही वह विकल हो उठी। दासी को वह लगभग झकझोरते हुए बोली, तूने क्या देखा? बोलने वाले तोते ने तुझसे क्या कहा? जल्दी से मुझे बता। चित्रा की आवाज़ अब ढंग से निकल नहीं रही थी। वह कहने लगी, मैं ठीक कह रही हूँ रानी जी, एक बहेलिया उसको बेच रहा है और वह उसकी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है। पता है आपको इससे भी बड़ा अचरज क्या है? तो रानी ने कहा कि क्या अचरज की बात है? चित्रा ने बहुत ही जल्दी से कहा, बता। जब मैं उसकी कीमत पूछने लगी तो मैंने बहेलिए को बताया कि मैं आपके पास काम करती हूँ। जैसे ही आपका नाम उसे मालूम हुआ तो वह तोता स्वयं मुझसे बोलने लगा। उसने कहा कि तुम जाकर चित्रा को बता दो और मुझे उस तक पहुँचा दो। यह सुनकर चित्रा रो पड़ी। उसने कहा, क्या कहा तूने? उस तोते ने तुझसे मुझे मिलने के लिए कहा। तू जल्दी से जा और इस तोते को खरीद कर ले आ। लेकिन ठहर, मेरे पास तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं है। अब कहाँ से लाऊं, क्या करूं? हाँ, तू जल्दी से जा, दरबार में युवराज से मांग कर ले आ। दासी तुरंत ही दरबार में पहुंची और रुद्र के शरीर में केसरी जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उससे मांगने लगी। शरीर जरूर रुद्र का था, लेकिन उसमें मौजूद तो कंजूस मंत्री पुत्र केसरी था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस लिए। उसने पूछा, इतनी मुद्राओं का एकाएक रानी को क्या जरूरत पड़ गई है? दासी ने कहा, वह एक तोता खरीदेंगी।
तोता और 10,000 मुद्राओं में? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारी रानी का? दासी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझसे कहा है कि जाओ दरबार में युवराज से 10,000 मुद्राएं ले आओ। वही तो मैं लेने आई हूँ। कंजूस केसरी को मुद्राएं देने में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मुद्राएं चित्रा ने मंगवाई थी। अगर वह मना कर देगा तो कहीं चित्रा नाराज ना हो जाए। यही सोचकर उसने स्वर्ण मुद्राएं दासी को दे दी। दासी स्वर्ण मुद्राएं लेकर बाजार पहुंची और उस तोते को लेकर आ गई। उसने उस तोते का जो चित्रा को लाकर दे दिया। रुद्र के शरीर में केसरी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दासी को दे तो अवश्य दी, लेकिन उसके मन में बहुत ही खलबली मची हुई थी। वह सोच रहा था, कैसा तोता होगा जो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा गया है, और इससे में ऐसी क्या खासियत है जो चित्रा मुझसे ढंग से बात नहीं करती। आज वह इतना मजबूर हो गई कि उसने मुझसे 10,000 मुद्राएं मंगवाई हैं। अवश्य इसमें कोई बड़ी बात है। कुछ शक तो उसे हो गया। अचानक उसके दिमाग में परकाया प्रवेश वाला विचार क्रोंदा। वह एक पल भी वहाँ नहीं रुक सका। वह चित्रा के महल की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने देखा दासी बाजार से तोते को लेकर आ रही है। दासी जैसे ही महल में घुसी, उसके पीछे पीछे केसरी भी घुसा। जैसे ही दासी ने चित्रा को तोता दिया, वैसे ही कक्ष में केसरी ने भी कदम रखा। उसने झपट्टा मारकर चित्रा से वह तोता छीन लिया। चित्रा ने कहा, आप ये क्या करते हैं? मैंने तोता मंगवाया है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? लेकिन केसरी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसने चित्रा के हाथ से लेकर उस तोते की गर्दन को मरोड़ दिया। मरते मरते उस तोते के शरीर में स्थित रुद्र भी वहीं दूर कोने में मरी पड़ी एक मक्खी में प्रवेश कर गया और मक्खी उड़कर पर्दे की चुन्नट में बैठ गई। अब मरा हुआ तोता केसरी के हाथ में था। चित्रा ने जैसे ही यह देखा तो तोता मर चुका है, उसके मन में जो उम्मीद थी कि तोते के रूप में रुद्र होगा, तो वह भी खत्म हो गई। उम्मीद टूटते ही वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि मैंने तोता मंगवाया था और आपने उसे मार डाला। आप कैसे हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, मुझ पर आप जान छिड़कते थे, अब आपको क्या हो गया? केसरी ने समझा कि यह मुझको रुद्र ही समझ रही है और मेरा व्यवहार अनुचित हो गया है। चित्रा रोते हुए बोली, मेरी जब यहाँ इतनी भी कदर नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से एक तोता नहीं खरीद सकूं, तो मैं तो दासी से भी गुजरी हूँ। फिर ऐसे अपमानित जीवन को जीने से क्या लाभ? मैं अभी अपने प्राण त्याग देती हूँ। इतना कहकर वह अपने आप को मारने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगी, आसपास देखने लगी। इससे केसरी घबरा गया। उसने चित्रा को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, तुम्हें मरने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तोता ही चाहती हो ना, मैं तुम्हारा तोता अभी जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह मृत तोते को लेकर कक्ष में प्रविष्ट हो गया। उसके पीछे पीछे मक्खी भी चली गई। केसरी ने अपने ध्यान को एकाग्र किया और तोते के शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब वहाँ रुद्र का शरीर पड़ा था तो तोता उड़कर, जो मक्खी थी वह उड़कर वहाँ आई। जैसे ही चित्रा ने खुश होकर उसे उठाया और पिंजरे में बंद करके टांग दिया। उधर मक्खी ने जैसे यह दृश्य देखा, उसने रुद्र के शरीर के 2 चक्कर काटे और उसमें प्रविष्ट हो गई। अब रुद्र अपने वास्तविक रूप में आ गया था। इतने दिनों के बाद वह अपने शरीर में आ पहुंचा। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वह कक्ष से बाहर निकला और उसने अपने उसी पुराने चिर परिचित अंदाज में उसने पुकारा, चित्रा, चित्रा। चित्रा ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत ही पहचान लिया कि यही तो मेरा रुद्र है। चित्रा रुद्र ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं आज फिर अपने शरीर में आ पाया हूँ। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि अब मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। चित्रा और रुद्र दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुना रहे थे। रुद्र पर बीती विपत्तियाँ और केसरी के धोखेबाजी और अत्याचारों की कहानी सुनकर चित्रा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने मन में केसरी के प्रति नफरत और भर उठी। चित्रा ने कहा, अब इस तोते का क्या करें? जी तो करता है कि अभी इसकी गर्दन मरोड़ दूं। रुद्र ने कहा, नहीं, इसे मारना नहीं है। इसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि यह तिल तिल करके मरे और हर समय पश्चाताप करे। इसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया गया जिसमें कोई भी द्वार नहीं था। अब वह कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता था। उसे दरबार में टांग दिया गया था। दुर्भाग्य से वह का अंधकार जो अब छट चुका था और खुशियों के उजाले ने दस्तक दे दी थी।
महाराज और महारानी को जब यह पता चला कि इतने दिनों से केसरी राजकुमार रुद्र के रूप में था, तो रुद्र तो दर दर भटक रहा था, तो वे बहुत ही हैरान हुए। राजकुमार रुद्र ने शर्त पूरी कर दी और वहाँ जंगल में उनका विवाह हुआ था, किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उनके विवाह के उपलक्ष्य में पूरी प्रजा को दावत दी गई। उसे खुशी के समारोह में राजकुमार का राज्य अभिषेक कर दिया गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। प्रजा ने रुद्र को अपना चहेता राजा मान लिया, क्योंकि प्रजा राजा रुद्र को बहुत प्यार करती थी। और रुद्र और चित्रा दोनों राजा रानी बन गए और खुशी खुशी अपना राज्य करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।